Hello everyone. Today we are going to talk about hemolytic anemia. हीमोलिटिक का मतलब है लाइसिस होनी हीम की। हीम मतलब हमारे आरबीसीज जो हैं वो टूटेंगे, उसकी वजह से अनीमिया होगा। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि अंडर प्रोडक्शन की वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं बोन मैरो में, इसीलिए अनीमिया है। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं हमारी बॉडी में। अब ये जो हीमोलिटिक अनीमिया है ये दो टाइप्स का होता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक है उसका मतलब है इंट्रा कॉर्पस्कुलर और एक्सट्रिंसिक एक्स्ट्रा। कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है सेल, और अगर वो सेल मतलब आरबीसी की बात हो रही है क्योंकि हम लोग हीमोलिसिस कर रहे हैं, तो आरबीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से वो मर रहा है, तो दैट इज़ इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई प्रॉब्लम आई है। इफ़ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, इंट्रिंसिक में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो है हमारे आरबीसी की वो एबनॉर्मल है, वो सही नहीं है, या फिर एंजाइम की डेफिशिएंसी है आरबीसी के अंदर, या फिर ग्लोबिन चेन्स नहीं बन पा रही हैं सही से। एंजाइम में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गए, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए, और ये जो ग्लोबिन चेन्स हमने बोली है ये कौन सा था, थैलेसीमिया वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए ग्लोबिन चेन्स में। तो ये सब है कि सेल की अंदर खुद ही गलती है, तो वो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है। एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि ऑटो एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड, या फिर ट्रॉमा हो गया, मैकेनिकल इंजरी होगी, इन्फेक्शन हो गया, कोई मलेरिया हो गया, क्योंकि मलेरिया में हमने पढ़ा हुआ है ना कि वो आरबीसीज को इफेक्ट करते हैं, मारते हैं उनको, तो मलेरिया। तो दीज आर द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सेकेंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर। वैस्कुलर का मतलब है कि हमारा ब्लड वेसल के अंदर आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर बाहर। अब आरबीसीज जो हैं वो बाहर मतलब कहाँ, वो होंगे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में, जैसे कि स्प्लीन, लिवर, वहाँ पे भी तो हमारे जो आरबीसीज हैं वो ट्रैवल करते हैं। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे बोला कि जो CRC है वो ग्रेटर देन 3% है। CRC होता है करेक्टेड रेक्टिक परसेंटेज। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो नॉर्मल रेक्टिक काउंट होता है हमारे अंदर दैट इज़ 1 to 2%। क्या होता है, करेक्टेड हमें निकालने की क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी, तो नॉर्मल हमने पर्सन लिया एक, और एक अनीमिक पर्सन लिया। नॉर्मल के अंदर 98 आरबीसीज थे, और अनीमिक पर्सन जिसमें हीमोलिसिस हुई है उसके अंदर थे 48 आरबीसीज। अब दोनों के अंदर दो ही रेटिकुलोसाइट्स थे, दोनों के अंदर, मतलब जो नॉर्मल पर्सन था उसके अंदर भी 2 रेटिकुलोसाइट्स हैं, अनीमिया हुआ उसके अंदर भी 2 रेटिकुलोसाइट्स हैं। लेकिन जब हम रेटिकुलोसाइट काउंट निकालेंगे तो 2/100 करेंगे। 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे पास सेल्स, 98 + 2 100। तो हमने यहाँ पे नीचे 100 लिखा इंटू 100 फॉर परसेंटेज, तो हमें पता लग गया कि 2% है रेटिकुलोसाइट का काउंट। सेकेंड केस अनीमिया में हमने देखा कि 48 हो गए हैं आरबीसीज, कम हो गए हैं काफ़ी, लेकिन 2 रेटिकुलोसाइट्स हैं। इसमें भी ऊपर क्या लिखा हमने, ये 2, और नीचे 50 मतलब 48 + 2। उसके अकॉर्डिंग हमने 2/50 × 100 करके 4% निकाल लिया रेटिकुलोसाइट काउंट। अब हमने क्या देखा कि नॉर्मल में जो रेटिकुलोसाइट था वो था 2%, और अनीमिक में आ गया 4%। अब इसे देख के तो हमें यही लगेगा ना कि रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब आरबीसीज कम होती हैं, व्हेन डिक्रीज इन टोटल आरबीसीज फॉल्सली एलिवेट्स द परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। ये हमें फॉल्सली बताता था कि रेटिकुलोसाइट्स जो हैं बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, हमें दिख रहा 2 ही हैं दोनों में। इसीलिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला दैट इज़ करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। उसमें क्या करेंगे, जितना रेक्टिक परसेंट हमारा यहाँ से निकला है, दिस इज़ रेटिकुलो, ये जो परसेंटेज में निकला ना, तो दिस इज़ परसेंट रेक्टिक इंटू हिमाटोक्रिट ऑफ द पेशेंट अपॉन हिमाटोक्रिट नॉर्मल। जो नॉर्मल है वो हम लोग 45 ले लेते हैं, और ऊपर है हिमाटोक्रिट ऑफ द पेशेंट। तो अगर हम यहीं पे देख लेते हैं, अभी अनीमिक के केस में हमने क्या देखा कि 4 है यहाँ पे रेक्टिक परसेंटेज, हमने यहाँ से 4 निकाला था, इंटू HCT पेशेंट का कितना है, HCT होता है हिमाटोक्रिट, है ना। हिमाटोक्रिट इस केस में कितना है पेशेंट का, 23 मान लो गिवन है, 23 ये मैं अज्यूम कर रही हूँ गिवन है, और 45 हमें पता है, तो कितना आ गया यहाँ पे 2%। तो अब ये जो करेक्टेड वाला आया ये सेम ही है, ये हमें पता लग गया कि अच्छा जी करेक्टेड रेटिकुलर परसेंटेज जो है वो नॉर्मल पर्सन से सेम है, मतलब कि रेटिकुलोसाइट्स में कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब ये है कि जो हमारा बोन मैरो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अनीमिया पे,
तो जब हम लोगों ने ऐसे कंपेयर करना होता है ना, जैसे हमें पता करना है कि डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है हीमोलिसिस, मतलब जो अनीमिया है वो हीमोलिसिस की वजह से हो रहा है या फिर प्रोडक्शन की वजह से कमी हो रही है, तो हम लोग CRC देखते हैं। अब अगर CRC जो है वो ग्रेटर देन 3% है, मतलब रेटिकुलोसाइट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अनीमिया के खिलाफ जो हमारा बोन मैरो है वो काफ़ी काम कर रहा है, ही इज़ गिविंग गुड बोन मैरो रिस्पॉन्स। तो मतलब है कि बाहर कोई प्रॉब्लम है, पेरिफेरी में प्रॉब्लम आ रही है हीमोलिसिस होने की वजह से, हमारे बोन मैरो में कोई दिक्कत नहीं है। वही CRC अगर लेस देन 3% हो, मतलब वो अपना उतना एफर्ट नहीं दे रहा, वो अपने RBCs को नहीं बढ़ा रहा, अनीमिया होने के बावजूद भी जो बोन मैरो है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा RBC की, तो दैट इज़ पुअर रिस्पॉन्स की मतलब अब जो प्रॉब्लम है वो बोन मैरो के अंदर ही है, जो अनीमिया हुआ है वो बोन मैरो की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, तो दैट इज़ अंडर प्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं CRC को देखकर कि वो क्या है, हीमोलिटिक है या फिर अंडर प्रोडक्टिव है। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग जो हमने इंट्रावास्कुलर एक्स्ट्रावास्कुलर किया है, इन दोनों ही हीमोलिटिक अनीमिया में, क्योंकि दोनों ही हीमोलिसिस वाले हैं, दोनों ही में 3% से अबव ही होगा CRC, मतलब कि जो बोन मैरो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, प्रॉब्लम पेरिफेरी में आ रही है। तो क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग इंट्रावास्कुलर या एक्स्ट्रावास्कुलर होगा। इंट्रावास्कुलर में क्या होगा, जैसे कि ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर RBC है, तो इसके अंदर से निकल जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, राइट। अब वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो हैप्टोग्लोबिन के साथ आकर जुड़ जाता है। अब हैप्टोग्लोबिन जो है वो किसी हद तक ही है ना वहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है ना वहाँ पे जितने भी RBC टूट रहे हैं सबके हीमोग्लोबिन ले ले, वो थोड़ा ही बनेगा। तो हीमोग्लोबिन है वो हैप्टोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बनता है और उसकी वजह से जो फ्री हैप्टोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद ये हैप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो अब फ्री रहेगा। अब जब फ्री हीमोग्लोबिन रहेगा तो वो यूरिन के अंदर जा सकता है, तो दैट इज़ फ्री हीमोग्लोबिन पहले क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिनीमिया, और फिर वो यूरिन में जाकर हीमोग्लोबिन यूरिया कर रहा है। देन क्या होता है कि जो PCT होती है ना हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो किडनी में होती है, वो क्या करती है, वो मेटाबॉलिज्म करती है, हीमोग्लोबिन को वो ले लेती है, उसके सेल्स ले लेते हैं PCT के, और वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू आयरन। अब आयरन जो है वो निकलता है हमारे यूरिन के अंदर, दैट इज़ हीमोसिड्रिन जो है वो यूरिया के अंदर निकलता है। हीमोसिड्रिन इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन अ बॉडी, और वो यूरिन में निकलेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, अब आयरन जो है वो यूरिन में निकल रहा है, तो उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है डेवलप। सो दिस इज़ अबाउट इंट्रावास्कुलर कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्स्ट्रावास्कुलर का मतलब है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो मतलब जैसे जो मैक्रोफेजेस का सिस्टम होता है ना, वहाँ की बात हो रही है ये। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं वो RBC को कंज्यूम करेंगे और हीमोग्लोबिन उससे निकाल देंगे। अब वो जो हीमोग्लोबिन है हमने इंट्रावास्कुलर में पढ़ा था कि वो हैप्टोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होता है, जब हम लोग बाहर करते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर करते हैं, तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो टूटेगा हीम में और ग्लोबिन में, मैक्रोफेजेस उसे तोड़ देंगे। हीम जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होगा आयरन और प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, और ग्लोबिन जो है क्योंकि वो प्रोटीन है ना, और प्रोटीन तो हमें पता है पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड्स का, तो ग्लोबिन जो है वो टूट के बन जाएगा अमाइनो एसिड्स। अब आयरन जो है इस केस में क्या होता है, जो हमारा ये जो मैक्रोफेजेस है ना, ये आयरन की रीसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन रीसाइक्लिंग। तो इस केस में जो आयरन है हमें वापस मिल जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन हमने इंट्रावास्कुलर में क्या किया था कि जो आयरन है उसका हीमोसिड्रिन बना देगा PCT, और फिर हीमोसिड्रिन यूरिन के अंदर लॉस्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ये क्या करता है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बढ़ाता है। जो बिलीरुबिन है वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ये उसके अंदर जॉन्डिस कर सकता है, तो या इसके अंदर जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे। हमें पता है कि जो लिवर है उसके अंदर से गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है हमारा बिलीरुबिन, तो गॉल ब्लैडर के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स हो जाएंगे बिलीरुबिन के, क्योंकि बिलीरुबिन ही तो बढ़ रहा है। हमने कितने 2 टाइप्स के गॉल स्टोन्स किए थे, एक कोलेस्ट्रॉल और एक ये बिलीरुबिन के। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बिलीरुबिन ज़्यादा है, इसीलिए बिलीरुबिन के गॉल स्टोन्स बनेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, हमने बोला कि एक्स्ट्रावास्कुलर मतलब स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड्स, इन सब में ये जो चीज़ें हैं मैक्रोफेजेस जो हैं वो अपना काम करेंगी। तो उस केस में हमने अभी अभी डिस्कस किया कैसे बिलीरुबिन की जो लेवल है वो इंक्रीज़ होती है अनकॉन्जुगेटेड,
और उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। अब बिकॉज आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वैस्कुलरली, तो फिर स्प्लीन के अंदर स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। इस केस में एक्स्ट्रा वैस्कुलरली आयरन की डेफिशिएंसी डेवलप नहीं होगी इस केस में जैसे हुई थी, क्योंकि इस केस में जो मैक्रोफेजेस हैं वो इसकी रिसाइकलिंग कर लेंगे। अब बिकॉज क्या हो रहा है कि हमारा जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर हीमोलिसिस की वजह से कहाँ पे एक्शन होगा, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज़ होगा, दैट इज़ ईपीओ। कहाँ से रिलीज़ होगा, किडनी रिलीज़ करती है उसे। अब जो एरिथ्रोपोइटिन है वो क्या करवाता है, वो स्टिमुलेट करवाएगा मैरो, बोन मैरो वगैरह सबको बोलेगा कि वो ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस करें। तो इतना ज़्यादा जो लोड है वो मैरो ले नहीं पाएगा, तो मैरो की क्या हो जाएगी, मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ हाइपरप्लेजिया होने के साथ साथ जो रेटिकुलोसाइट्स हैं हमारे, जिसके जो प्रिकर्सर्स होते हैं आरबीसी के, वो भी बढ़ जाएंगे, तो दैट विल लीड टू रेटिकुलोसाइटोसिस। इस रेटिकुलोसाइटोसिस को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो मैरो के अंदर नहीं है, मैरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोड्यूस सही कर रहे हैं कि रेटिकुलोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ है, लेकिन आरबीसीज ही कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक्स्ट्रा वैस्कुलर केस में जो हमने बोला मैक्रोफेजेस जो हैं वो इंगल्फ कर लेंगे हीमोग्लोबिन को, इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के अंदर नहीं आता। तो ये जो हीमोग्लोबिनीमिया यहाँ पे हो रहा है या हीमोग्लोबिन यूरिया यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर आएगा तो ही तो यूरिन में जाएगा। तो अगर ब्लड के अंदर ही नहीं आ रहा, मैक्रोफेजेस उसे खा रहे हैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर के केस में, तो यहाँ पे ना ही हीमोग्लोबिनीमिया होगा, ना ही हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, और ना ही हीमोसिडिन यूरिया होगा। क्यों? क्योंकि जब हीमोग्लोबिन यूरिन में से निकल रहा था तभी तो पीसीटी ने उसे लिया था और उसमें से आयरन को निकाला था, आयरन को यूरिन में निकाला था। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन यूरिन में है ही नहीं तो आयरन निकलेगा ही नहीं, तो दैट इज़ कि वो हीमोसिडिन यूरिया भी नहीं करेगा। एक्सट्रिंसिक के केस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है किसी वेसल के अंदर, जैसे कि वैस्कुलाइटिस हो गया, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से प्रॉब्लम आई हो, या फिर हार्ट वॉल्व्स में प्रॉब्लम आई हो कि जैसे जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा था और हार्ट वॉल्व्स जो हैं वो ओपन क्लोज हो रही थी। तो ओपन क्लोज होने की वजह से आरबीसी जो है वो एक बार बीच में आ जाते हैं और फिर आरबीसी डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सट्रिंसिक हैं कि हार्ट वॉल्व्स हैं, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स हो गई, वैस्कुलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर एक हेल्प सिंड्रोम आता है वो। तो इन सब के केसेस में जो है एक्सट्रिंसिक प्रॉब्लम्स आ रही है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट hemolytic anemia. If you have any query regarding this topic, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.